सामाजिक विज्ञान विषय का भूगोल में 3 पाठ आप पढ़ चुके हैं। और अब जो है इस वीडियो में आपको इतिहास विषय यानी कि सामाजिक विज्ञान का जो इतिहास है, समकालीन विश्व जिसका नाम है, उसका पाठ 1 चैप्टर 1 है फ्रांसीसी क्रांति। इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। फ्रांसीसी क्रांति यानी कि फ्रांस में क्रांति। क्रांति क्या होता है? जब अधिक से अधिक लोगों के द्वारा किसी व्यवस्था के खिलाफ मिलकर एकजुट होकर प्रयत्न किया जाता है तो वो क्रांति होता है। यानी कि किसी प्राचीन व्यवस्था को बदलने के लिए बहुत से लोगों के द्वारा जो प्रयास किया जाता है वो क्रांति कहलाता है। ऐसे ही क्रांति आपके देश में भी हुई थी 1857 में, समझ रहे हैं आप? तो जो फ्रांस की क्रांति है ये हुई थी 1789 ईस्वी में। फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में हुई थी। अब क्यों हुई थी इससे पहले आप थोड़ा सा पीछे समझेंगे। 1774 ईस्वी में 1774 ईस्वी में फ्रांस में लुई 16वां, इन लोगों का ऐसे नाम चलता था 10वां 11वां 12वां 13वां, तो ये 16वां थे। लुई 16वां इसका शासन था और इसकी जो पत्नी थी वो थी ऑस्ट्रिया की राजकुमारी, ऑस्ट्रिया की राजकुमारी, उसका नाम था मेरी आंतोआंत। एक चीज जानिएगा, ये जो हाई स्कूल का पेपर है हो रहा है, इसमें आपका 9th जो पढ़ रहे हैं अभी, इसका लगभग 45% आपका 10th में मिलेगा। इसलिए यदि आपके मन में थोड़ा लापरवाही भी उठ रही होगी तो उसको आप दूर कर दीजिएगा और ध्यान से पढ़िएगा। जितने मिनट आपको पढ़ना है ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा। तो लुई 16वां का विवाह मेरी आंतोआंत से हुआ। तो ये काफ़ी घमंडी और खर्चीली किस्म की महिला थी उस समय। यानी कि 1774 में जब ये गद्दी पर बैठा, लुई 16वां गद्दी पर बैठा, उस समय जो राजकोष था फ्रांसिस का, जो राजकोष था वो खाली था, क्योंकि पूर्व में फ्रांस कई युद्ध लड़ चुका था और लड़ाइयाँ जब लड़ी जाती हैं तो तमाम संकट उत्पन्न हो जाता है, आर्थिक संकट उत्पन्न हो जाता है, पैसों की कमी हो जाती है। तो इस तरह से इसके राजगद्दी पे बैठने के समय राजकोष खाली था। और इसका जो वारसाय में महल था, वारसाय एक जगह है अभी, वहाँ इसका महल था और काफ़ी भव्य था। तो उसका जो शान शौकत था, उसका जो रख रखाव था, उसके रख रखाव में भी बहुत सारे मुद्रा खर्च होते थे। एक शब्द है लिब्रे, आपके में आया है लिब्रे। एक शब्द है रुपया, एक शब्द है डॉलर, एक शब्द है यूरो। क्या है सब? पैसा है ना। तो ऐसे फ्रांस में एक लिब्रे चलता था। तो लिब्रे की अधिकांश कमी हो गई थी फ्रांस में उस समय। युद्धों के उपरांत राजकोष खाली हो गया और इन लोगों का मेरी अंतों काफ़ी दिखावटी महिला थी, काफ़ी शान शौकत वाली थी, ज़्यादा खर्चीली स्वभाव की थी, तो इससे भी राजकोष खाली हो रहा था। तो राजकोष खाली हो रहा था तो इसको भरना जरूरी था। भरा कैसे जाए? तो राजा महाराजाओं के शासन काल में कोई भी राजा इंडिया का हो या विदेश का हो, कहीं का भी हो, जो राजस्व है, भू राजस्व यानी कि लगान, राजस्व का की यानी कि आमदनी का मुख्य स्रोत होता था।
तो इसके यहाँ भी राजस्व को बढ़ाया गया। और किस पे बढ़ाया गया ये समझिए। उस समय फ्रांसीसी समाज जो था 3 स्टेट में विभक्त था। 3 स्टेट का मतलब है स्तर, 3 स्तरों में विभक्त था। पहला था कुलीन वर्ग, कुलीन वर्ग तो प्रथम है वर्ग में आते थे। इसको मिटा के फिर से लिखते हैं। 3 स्टेट यानी कि प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट। पहले वर्ग में कौन आएगा? आज देखिए जनरल जो है वो प्रथम वर्ग में है, ओबीसी दूसरे में है, बाकी एससी और एसटी तीसरे में है। तो कुछ ऐसा ही था यहाँ पे। कुलीन थे पहले में। कुलीन का मतलब उच्च कुल में जन्म लेने वाले, यानी कि ऊंचे कुलों में रहने वाले राज परिवार के सदस्य। और एक वर्ग था पादरी। फादर को आप देखे होंगे, सफ़ेद सफ़ेद कपड़ा पहने चर्च में जो रहते हैं, गॉड से प्रे करवाते हैं वो लोग, तो वो पादरी लोग थे। ये प्रथम वर्ग में थे। और एक चीज़ आपको बता दें, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया बच्चों। राज परिवार के सदस्य जानिए इसको, राज परिवार। सेकंड में कुलीन, इसमें था कुलीन भी था, लेकिन इसमें भी कुलीन था। दिखाने की जो बात है कुलीन को इसमें दिखाया जाएगा। जो बड़े लोग उच्च कुलों में रहने वाले और व्यापारी, छोटे मोटे उद्योगपति भी इसमें आएंगे सेकंड वर्ग में। यानी कि जो कमाते थे, बिजनेस करते थे। और जो थर्ड स्टेट था, अब आप जानते हैं थर्ड स्टेट में कौन आता है? वही लोगों की सेवा करने वाले, जिनके बिना दुनिया का कोई भी काम नहीं चल सकता। यानी कि गरीब वर्ग, यानी किसान, मजदूर और कारीगर। अब आपको अच्छी बात बताते हैं कि जो राजा टैक्स लेता था वो इस वर्ग से नहीं लेता था। इस वर्ग को समाज में विशेषाधिकार प्राप्त था। कहीं भी आने जाने की खुली छूट थी, सुविधा थी। सार्वजनिक जगहों पर इनका बोलबाला था। इन्हें 1 रुपया भी टैक्स नहीं देना पड़ता था। और टैक्स देता कौन था? ध्यान दीजिए, इनके पास जमीनें भी थी। चर्च का मालिक ये था। और इनके पास जो धन था, संपत्ति थी, सब कुछ इनके पास था। ये टैक्स नहीं देते थे। समाज में उच्च सम्मान था। और टैक्स देता था कौन? टैक्स ये देता था। इससे लिया जाता था कारीगरों से, मजदूरों से, किसानों से, जो किसी तरह से मजदूरी करके अपना पेट पालते थे, उनसे टैक्स लिया जाता था। समझ लीजिए ये कैसी व्यवस्था है। अब आप समझ जाएंगे कि मैरी एंतोवान और लुई सोलामा जी क्या करते थे। इनसे टैक्स नहीं, इनसे थोड़ा मोड़ा, बाकी इन्हीं से टैक्स लिया जाता था। किसी भी समाज में आप देखिए, जो अमीर है, इंडिया में देख लीजिए, यदि इंडिया में 100 रुपया है तो उसका 80 रुपया केवल 4-5 लोगों के पास है। 20 रुपया 90-95 लोगों के पास है। तो वही चीज था। सारी जमीन, चर्च, आमदनी का स्रोत, संपत्तियां इसके पास थी। ये टैक्स नहीं देता था, इसे लिया ही नहीं जाता था। और जो मजबूर था ये टैक्स देता था। तो क्या होगा? जाहिर सी बात है, व्यवस्था परिवर्तन के लिए आवाजें उठेंगी, विरोध बढ़ेगा। इसी बीच में एक मध्य वर्ग का उदय होता है। इसी बीच में पढ़ा लिखा मध्य वर्ग, यानी मध्य वर्ग ऐसा वर्ग था
जो एक जगह से दूसरी जगह आने जाने वाला था, पढ़ा लिखा था, शिक्षित वर्ग था। तो इसने ये कल्पना किया कि इस स्टेट के लोगों को जो विशेषाधिकार मिला है उसको खत्म किया जाए। भाई सब इंसान है, सब मनुष्य हैं, सबको बराबर का अधिकार दिया जाना चाहिए। तो इन्हीं लोगों में एक व्यक्ति था रूसो। आपका विकल्प बनेगा इसका। इसकी पुस्तक थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि सामाजिक समझौता। इसमें इसने भी बताया कि लोगों को किस तरह से किसी को विशेष अधिकार न दिया जाए, सब समान है, सब बराबर है, साधनों पर सभी को बराबर का हक मिलना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट जो है अगले वीडियो में बताया जाएगा मुझे, क्योंकि अभी थोड़ा शॉर्टेज है टाइम। आज के वीडियो में बस क्रांति का परिचय ही यही रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में इसको आगे बढ़ा के पूरा कर देंगे इस पाठ को। विश्व इतिहास है, थोड़ा थोड़ा समझिए, वैसे भी उगने लगते हैं आप लोग। ओके, थैंक यू।